जी बच्चों, आज हम लोगों ने डिस्कस करना है वन शॉर्ट लेक्चर ऑफ गैसियस एक्सचेंज या रेस्पिरेशन। चलें जी। अब इसके अंदर हम लोग इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको डील करेंगे। आपने ये याद रखना है कि भाई हमारे पास ये जो गैसियस एक्सचेंज होती है ये किसका काम है? दैट इज द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है जी। और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये कौन सी जर्मिनेटिव लेयर से डेवलप करता है? तो ये भी याद रखिएगा, दैट इज डेवलप्ड फ्रॉम मीजोडर्म। ठीक है जी। चलो इसके एयर पैसेज वे के कंपोनेंट्स को हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ उसकी एनाटॉमी को डील करेंगे। तो पहला कंपोनेंट हमारे पास है दैट इज नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स बोलते हैं ओपनिंग्स को, और ये बेटे हमारे पास होते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल नॉस्ट्रल्स। जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स होते हैं ये भी दो इन नंबर हैं, टू इन नंबर। और इंटरनल नॉस्ट्रल्स जो होते हैं बेटे दे आर ऑल्सो टू इन नंबर। ठीक है। इनका भाई एनाटॉमी कैसी होती है? तो एनाटॉमी याद रखिएगा, ये चूंकि नोज की ओपनिंग्स हैं इस वजह से नोज वाले स्ट्रक्चर ही हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो इसमें बेटे हमारे पास बोन्स एंड कार्टिलेज जो हैं वो इसको बनाने में हेल्प करती हैं। बोन्स एंड कार्टिलेजेस, जिसमें फिब्रो कार्टिलेज जो है वो इंटीरियर टिप बनाता है। फिर बेटे इसमें हेयर्स मौजूद होते हैं और फिर इसी में आपको म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो दिखाई देती है। ठीक है। दे हैव इनरिच्ड ब्लड सप्लाई। ओके। अच्छा, अब ये फिजियोलॉजी इसकी क्या है, ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसको देखना है। तो बेटे ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं फिल्ट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स के लिए। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, या सिंपल डस्ट की फिल्ट्रेशन करवाते हैं। ये बेटे मॉइस्टनिंग भी करवाते हैं। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉइस्टनिंग ऑफ एयर। साथ ही साथ बेटे वार्मिंग ऑफ एयर करवाना वो भी इसी का ही काम होता है। आगे चलते हैं। हमारे पास है नेजल कैविटीज, और नेजल कैविटी में आपके पास क्वेश्चन आता है दैट हाउ मेनी ईच नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पैसेजवेज, या नेजल कैविटीज पूछ ली जाती हैं। तो नेजल कैविटीज में बेटे ये हमारे पास 2 होती हैं। ठीक है। और इसमें हम लोग ये बात मेंशन करते हैं कि हर नेजल कैविटी, ईच कैविटी जो है इसमें भाई आपको 3 पैसेज वेज दिखाई देंगे। 3 पैसेज वेज। ठीक है जी, ये याद रखिएगा इसके साथ। फिर बेटे इसकी नेजल कैविटी के हवाले से आप लोगों ने याद रखना है कि इसमें सिलिएटेड एपिथीलियम मौजूद होती है। दैट हैज सिलिएटेड एपिथीलियम। ओके। ये भी सिलिएटेड एपिथीलियम क्या करती है, फिल्ट्रेशन करवा रही होती है। फिर बेटे इसी में ही आपको म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो दिखाई देती है। तो इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन भी आ गई। अच्छा, तो अब इसकी फिजियोलॉजी क्या होगी? फिजियोलॉजी को याद रखेंगे कि भाई हमारे पास ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। फिल्ट्रेशन करवाती है, साथ ही साथ बेटे ये मॉइस्चनिंग करवाती है, और इसी मॉइस्चनिंग के साथ साथ हम यहाँ पर वार्मिंग ऑफ एयर जो है उसको भी पुट करते हैं। ओके। तो ये हम इसके साथ ऐड करेंगे। आगे चलते हैं। हमारे पास इसमें आ जाता है फेरिंग्स वाला हिस्सा, जो कि कॉमन मस्कुलर ओपनिंग कहलाती है। ठीक है। और इसके अंदर हम लोग मेंशन करते हैं कि 7 ओपनिंग्स जो हैं वो इसमें ओपन होती हैं। देयर आर 7 ओपनिंग्स, जिसमें 2 नॉस्ट्रल्स इंटरनल, एक ट्रेकिया या लेरेंक्स, और चौथी जो है वो ईसोफेगस की होती है, और पांचवी जो है बेटे वो हमारे पास ऑरल कैविटी की होती है। 2 जो हैं वो यूस्टिकियन ट्यूब्स की होंगी, तो 7 ओपनिंग्स बन जाती हैं। इसको हम लोग मेंशन करते हैं कि भाई हमारे पास ये जो फेरिंग्स होता है दैट इज अ कॉन शेप स्ट्रक्चर। ठीक है। इसको कॉन शेप्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं, दैट इज कॉन शेप्ड स्ट्रक्चर। और साथ ही साथ इसको 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया जाता है, एक नेजोफेरिंग्स, एक बेटे ओरोफेरिंग्स, और एक लेरिंजियोफेरिंग्स। ठीक है जी। तो 3 हिस्सों के अंदर हम इसको क्लासिफाई करते हैं। इसमें भी आपको म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो दिखाई देती है। देयर इज ऑल्सो म्यूकस मेम्ब्रेन। इसका मतलब ये है कि ये भी आपके पास
म्यूकस की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इसके फिजियोलॉजी क्या होगी, तो इसकी फिजियोलॉजी में याद रखिएगा सबसे पहला पॉइंट कि ये हमारे पास कॉमन पैसेज वे होता है, ठीक है, कॉमन पैसेज है ऑरल कैविटी के लिए, नेजल कैविटी के लिए। और साथ ही साथ मैंने बता दिया कि इसमें भाई हमारे पास 7 ओपनिंग्स मौजूद होती हैं। ओके हो गया। फिर बेटे आपने याद रखना है कि ये चैनलाइजेशन करवाता है। चैनलाइजेशन से मुराद ये है कि हवा को चैनलाइज करना, ये इसके साथ एसोसिएटेड। आगे चलते हैं। फिर बेटे हमारे पास आ जाता है लेरिंग्स, और इस लेरिंग्स का कॉमन नेम क्या होता है, इसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, दैट इज लेबल्ड एज वॉइस बॉक्स। चलो अब जरा लेरिंग्स के बारे में देख लेते हैं। लेरिंग्स जो है वो किस किस चीज से मिलकर बना होता है, इसको याद रखना है आपने कि लेरिंग्स में भाई हमें कार्टिलेज, कार्टिलेज, ठीक है, इसके साथ साथ इसमें हमें मसल्स दिखाई देते हैं, ठीक है, और इसकी जो ओपनिंग होती है उसको बेटे हम लोग मेंशन करते हैं ग्लॉटिस, और उस ग्लॉटिस को जो कवर कर रहा होता है, जो लिड होता है बेटे उसका, उसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लॉटिस, दैट इज लेबल्ड एज एपिग्लॉटिस। तो ये याद रखिएगा। और इसी के साथ बेटे एसोसिएटेड होते हैं वोकल कॉर्ड्स, पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स। 2 पेयर होते हैं वोकल कॉर्ड्स के, एक पेयर जो है वो इसका फंक्शनल होता है और एक को हम लोग फॉल्स पेयर कहते हैं। अच्छा अब भाई इनका काम क्या होता है लेरिंग्स का, तो लेरिंग्स जो है ये हमारे पास 2 काम करती है। पहला दैट इज एन एयर पैसेज वे, ये बेटे हमारे पास एयर पैसेज वे है। दूसरा ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है वॉइस प्रोडक्शन के लिए, इसीलिए हम इसको साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स ऐड करते हैं। चलो नेक्स्ट बेटे हमारे पास आ जाता है दैट इज ट्रेकिया। अब ट्रेकिया क्या है, ट्रेकिया जो है ये भी आपके पास नंबर में एक ही होता है, ठीक है, एक ही ट्रेकिया। और ट्रेकिया जो है ये आपके पास विंड पाइप या एयर पाइप लेबल किया जाता है, दैट इज लेबल्ड एज विंड पाइप, या बेटे हम इसको एयर पाइप भी कहते हैं। इसका काम क्या है, याद रखिएगा कि भाई इसकी अगर एनाटॉमी की बात करें तो इसमें 15 से 20 जो हैं वो सी शेप्ड कार्टिलेज होती हैं, कुछ बुक्स में 15 से 22 भी लिखा जाता है, ठीक है, और ये रिंग्स की फॉर्म में पाई जाती हैं। इसमें बेटे सिलिएटेड एपिथीलियम होती है, दे हैव सिलिएटेड एपिथीलियम, जो कि आपके पास म्यूकस प्रोडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। और इसमें हम लोग मेंशन करते हैं कि म्यूकस सेल्स या गोबलेट सेल्स, ठीक है, म्यूकस सेल्स या गोबलेट सेल्स, गोबलेट सेल्स भी म्यूकस प्रोडक्शन सेल्स को कहा जाता है। और बेटे इसकी फिजियोलॉजी क्या है, तो इसकी फिजियोलॉजी में याद रखेंगे हम लोग दैट इज एन एयर पैसेज वे, हवा का रास्ता बनाता है ये, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा आप लोग ये याद रखेंगे, ये भी इसमें भी चूंकि सीलिया है तो फिल्ट्रेशन करवाना जो है ये इसका काम है। इसी के साथ साथ बेटे मॉइस्चर जो है वो इसमें म्यूकस की वजह से होता है, तो मॉइस्ट करना या मॉइस्टनिंग जो है वो इसकी वजह से होती है। आगे चलते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे इसमें ब्रोंकाई की। तो ब्रोंकाई जो हैं इनको क्लासिफाई किया जाता है बेटे फर्दर डायामीटर की बेस के ऊपर, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई और क्वाटरनरी ब्रोंकाई, ठीक है जी। तो ये इसकी बेस के ऊपर हम इसको क्लासिफाई करते हैं। अच्छा अब ये जो ब्रोंकाई हैं बेटे ये हमारे पास सी शेप्ड कार्टिलेज रखते हैं, लेकिन ये आपके पास जैसे जैसे हम प्राइमरी से ऑनवर्ड आगे मूव करते हैं क्वाटरनरी की तरफ, तो इसमें सी शेप से ये इररेगुलर की तरफ कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे कि भाई ये आपके पास सी शेप से इररेगुलर की तरफ जाएगा, सी शेप से इररेगुलर शेप में आना शुरू हो जाता है, और ये कार्टिलेज की प्लेट्स हम इनको ऐड करते हैं, ठीक हो गया, ये याद रखना आपने। अब इसमें जो है वो आपको सिलिएटेड एपिथीलियम दिखाई देगी, इसमें भी होती है सिलिएटेड एपिथीलियम, और इसमें भी आपको जो है बेटे म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो दिखाई देगी, देयर इज म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है।
तो इसका फंक्शन क्या होता है, फिजियोलॉजी देखनी है तो इसकी फिजियोलॉजी में बेटे हम सेम ऊपर वाले जो फंक्शन है उनको ऐड करेंगे कि ये भाई हिस्सा होता है एयर पैसेज वे का। क्लियर। फिर बेटे ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है फिल्ट्रेशन के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल है टू मॉइस्चन द एयर जो कि बॉडी के अंदर जाएगी। ठीक है। अब ब्रोंकाई को हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं। अब ब्रोंकाई जब ब्रोंक्यूल्स बहुत छोटे हो जाते हैं और इसका डायामीटर जो है वो 1 mm या उससे भी कम हो जाए तो हम इसको ब्रोंक्यूल मेंशन करते हैं। ये जो ब्रोंक्यूल होते हैं ये फर्दर 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किए जाते हैं। एक हमारे पास आते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। दूसरे जो हैं बेटे इनको हम लोग मेंशन करते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, टर्मिनल में रेस्पिरेशन नहीं होती। तो बेटे इसमें आपको जो इसकी एनाटॉमी है उसमें किस चीज को याद रखने की जरूरत है, आपको याद रखने की जरूरत है कि जब भी हम लोग ब्रोंक्यूल की बात करेंगे ना तो इसके पास बेटे नो कार्टिलेज, दे हैव नो कार्टिलेज, इनके पास कार्टिलेज मौजूद नहीं होगा। ठीक है। और साथ ही साथ जब हम लोग रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स की बात करते हैं ना, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, ये इसके लिए स्पेसिफिकली बता रहा हूं। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जो हैं इसमें आपको सिलिएटेड एपिथीलियम भी दिखाई नहीं देती, देयर इज नो सिलिएटेड एपिथीलियम, इसमें सिलिएटेड एपिथीलियम नहीं होती। ठीक है। हाँ, इस जो टर्मिनल है उसके अंदर सिलिएटेड एपिथेलियम होती है। और फिर साथ ही साथ बेटे इसमें हम लोग म्यूकस सेल्स की बात करें तो म्यूकस सेल जो हैं वो दोनों के पास होंगे, चाहे वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है या रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है। अच्छा, अब यहां पर आपने इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि जो हमारे पास टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, देयर आर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो टर्मिनल के अंदर ना देयर इज नो गैशियस एक्सचेंज, नो एक्सचेंज, इसमें भाई कोई भी गैशियस एक्सचेंज जो है वो दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर हम लोग इसमें रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स की बात करें, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल की बात करें तो उसमें बेटे आपको गैशियस एक्सचेंज जो है वो दिखाई देता है, देयर इज एक्सचेंज, हवा जो है वो एक्सचेंज होती है। क्लियर। और ये आपने इसके साथ स्पेसिफिकली याद रखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट वन। अच्छा, आगे चलते हैं। एल्व्यूलर डक्ट्स या बेटे इनको एल्व्यूलर सैक्स भी कहते हैं। ये एल्व्यूलर डक्ट्स या सैक्स जो होती हैं ये भाई हमारे पास सिंगल लेयर्ड होती हैं, सिंगल सेल लेयर्ड हम इनको कहते हैं, सिंगल लेयर्ड हैं। और साथ ही साथ बेटे हम ये भी इसमें ऐड करते हैं कि इनमें जो ब्लड सप्लाई होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी तो बेटे एक्सचेंज के चांसेस भी मैक्सिमम होंगे। फिर साथ ही साथ इसमें जो सरफेस है उस पे सरफेक्टेंट दिखाई देता है जो कि एक्चुअली लिपोप्रोटीन है, दैट इज लिपोप्रोटीन, जो कि फैसिलिटेट करेगा गैशियस एक्सचेंज को। अब याद रखना कि इसका भाई काम क्या है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैशियस एक्सचेंज। ठीक है। और इसी में हम लोग फिर ऐड करते हैं कि ये जो एल्व्यूलर डक्ट्स होती हैं ये जब डिवाइड होती हैं तो इससे हमें एल्व्यूलाई वाला स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देता है। ठीक है। अब यहां पर एमसीक्यूज आता है कि ब्रोंक्यूल्स जो हैं ये जो एयर सैक्स हैं या एल्वुलर सैक्स हैं या फंक्शनल यूनिट होता है ह्यूमन लंग्स के अंदर, और अगर स्ट्रक्चरल यूनिट की बात की जाए तो वो बेटे एल्वुलाई होता है। तो ये इसमें आप लोगों ने इसका जो एयर पैसेज वे है उसको याद रखना है। ठीक है जी। अब चलते हैं हम लोग लंग्स की तरफ। लंग्स जो हैं ये स्पॉन्जी अपीयरेंस रखते हैं। ठीक है। और इसको हम लोग किस तरह से क्लासिफाई मेंशन करते हैं, हम ये मेंशन करते हैं कि भाई ये जो लंग्स हैं दे आर कलेक्शन ऑफ एल्वुलाई, बहुत सिंपल से, दे आर कलेक्शन ऑफ एल्वुलाई। एल्वुलाई की भाई ये कलेक्शन है और मिलियंस ऑफ एल्वुलाई जो हैं वो यहाँ पर होते हैं। इसी वजह से इनकी जो अपीयरेंस आती है वो स्पॉन्जी अपीयरेंस आती है, दे हैव स्पॉन्जी अपीयरेंस।
तो स्पॉन्जी अपीयरेंस की वजह से ये भाई आपको फ्लफी जो है वो दिखाई देते हैं। लंग्स होते कहाँ पर है, तो ये देखो इनकी आपको जो है वो लोकेशन बताई गई है। ये हमारे पास मौजूद होते हैं चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी। चेस्ट कैविटी या हम लोग इसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, इसके अंदर भाई ये हमें दिखाई देते हैं। इसकी बेटे आपने चीज़ें कुछ लिमिटेशंस के हवाले से याद रखनी है, ठीक है, जिसमें ये जो है ये तो हमारे पास क्लेविकल आ जाती है और इसी की बेस के ऊपर हम यहाँ पर इसकी लिमिटेशन बताते हैं। ये इसकी है जी एपेक्स। तो एपेक्स ऑफ लंग्स जो है ये क्लेविकल से भाई ऊपर की तरफ जो है वो निकली हुई होती है, ठीक है। और इसका जो आपके पास बॉटम है या बेस हम लोग मेंशन करते हैं, दैट इज जस्ट लाइक दिस। ये बेस ऑफ लंग कहलाती है। और बेस ऑफ लंग्स जो हैं ये भाई आपके पास ये जो मसल होता है जिसको डायाफ्राम बोलते हैं हम लोग, ये स्केलेटल मस्कुलर शीट से जस्ट ऊपर हमें दिखाई देता है, ठीक है। और इसके दरमियान में ये जो स्पेस होती है इसको बेटे हम लोग मेंशन करते हैं, दैट इज मेडिएस्टिनल स्पेस या मेडिएस्टिनम कहा जाता है। इसमें हार्ट मौजूद होता है, ठीक है। फेफड़े जो हैं बेटे हमारे दो हिस्सों के अंदर क्लासिफाई होते हैं। एक हम लोग मेंशन करते हैं कि जी दायां फेफड़ा होता है, राइट लंग, ठीक हो गया। और एक हमारे पास होता है बायां फेफड़ा या लेफ्ट लंग जो है वो भी मेंशन करते हैं। तो इनमें से बड़ा कौन सा होता है? जो राइट लंग होता है बेटे वो हमारे पास बड़ा होता है, 56% तक एयर जो है वो इसमें जाती है। और लेफ्ट लंग साइज में छोटा होता है, 44% जो वॉल्यूम है वो लेफ्ट लंग के अंदर होता है, ठीक है। जो राइट लंग है इसमें हमें 3 लोब दिखाई देते हैं। कौन कौन से? ये फर्स्ट लोब, ठीक है, ये सेकंड लोब और ये लास्ट पे हमारे पास थर्ड लोब आ जाता है। लेफ्ट लंग में हमें 2 ही लोब दिखाई देंगे, 1 और 2। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बेटे हमारे पास ये इसमें ये देखो ये कर्व्स, ये डिवीजन है, इसको बोलते हैं फिशर। और ये हमारे पास कहलाता है ऑब्लीक फिशर। ऑब्लीक कहा जाता है तिरछा वाला, ठीक है, ऑब्लीक फिशर। फिशर जो डिवाइडर होता है, ठीक है। और राइट लंग के अंदर बेटे हमें यहां पर 2 फिशर दिखाई देते हैं। एक है जी ये वाला, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर, हॉरिजॉन्टल फिशर कहते हैं। और दूसरा बेटे हमारे पास ये वाला फिशर आ जाता है जिसको ऑब्लीक फिशर कहा जाता है। तो हॉरिजॉन्टल और ऑब्लीक फिशर जो है बेटे ये आपको 2 फिशर राइट लंग के अंदर दिखाई देंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसकी लिमिटेशन जो है उसको हम लोग मेंशन करते हैं। और एक और चीज पूछी जाती है कि जो लेफ्ट लंग होता है इसके बिल्कुल नीचे क्या होगा? तो लेफ्ट लंग के नीचे जो है वो हमें हार्ट दिखाई देता है, ठीक है। तो इसके बीनीथ जो है बेटे हार्ट हमें दिखाई देगा। तो इसमें हम लोग मेंशन करेंगे इसके लोअर एंड के ऊपर हार्ट मौजूद होता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल जो है वो अपीयरेंस के अंदर आया हुआ होता है। तो ये हम लोग इन लंग्स की जो है वो लिमिटेशन और इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो हम लोगों ने सॉरी जो इसकी डिवीजन है उसको हम लोगों ने डील किया। अब हम लोग आ जाते हैं कि ये जो जितना भी हम लोगों ने पढ़ा जिसमें एयर पैसेज वे और लंग्स को ऐड किया है, इसमें भाई आप फंक्शन को ऐड करते हो कि इनका फंक्शन क्या है। तो फंक्शन जो है वो तो सिंपल है, गैसियस एक्सचेंज। और गैसियस एक्सचेंज जो है इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं कि ये आपके पास 2 मेन हिस्से होते हैं। एक भाई हमारे पास आ जाता है इंस्पिरेशन, हवा का बॉडी के अंदर जाना। दूसरा है जी एक्सपिरेशन, हवा का बॉडी से बाहर आना। और इसी को ही इंस्पिरेशन को ही हमारे पास मेंशन किया जाता है इनहेलेशन, ठीक है जी। और एक्सपिरेशन को ही मेंशन किया जाता है एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन यहाँ पर ऐड करेंगे। अच्छा, इसका भाई फीचर भी हमने साथ साथ ऐड करते जाने हैं ताकि इसमें से जो एमसीक्यूज आए उनका आइडिया रहे। सबसे पहले मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो भाई हमारे पास इसका जो मैकेनिज्म है, इंस्पिरेशन को हम लोग बोलते हैं कि ये आपके पास एक एक्टिव मैकेनिज्म या एक्टिव प्रोसेस होता है इंस्पिरेशन।
ठीक है जी। जबकि एक्सपीरेशन जो है बेटे, इसको हम लोग पैसिव प्रोसेस कहते हैं, दैट इज लेबल्ड एज पैसिव प्रोसेस। इंटरकॉस्टल मसल्स की बात करते हैं, तो इंटरकॉस्टल मसल्स भाई ये दो आपके पास कॉस्टल बोन्स के दरमियान पाए जाने वाले मसल्स होते हैं, जिनको फर्दर दो कैटेगरीज के अंदर हम लोग मेंशन करते हैं। एक होते हैं भाई एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, और एक होते हैं हमारे पास इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है जी। सेम एज यहां पर भी हम लोग मेंशन करेंगे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, और भाई यहां पर ऐड करेंगे इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। इंस्पिरेशन के अंदर जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं, ये भाई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और इंटरनल जो है बेटे, ये हमारे पास रिलैक्स करते हैं। जबकि एक्सपीरेशन के अंदर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जो होते हैं, ये भाई रिलैक्स करेंगे, और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल जो होंगे ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये इसको याद रखना है आपने। फिर हमारे पास इसकी रिब केज की बात करते हैं। रिब केज बेसिकली थोरेसिक केज होता है, और इंस्पिरेशन के दौरान बेटे ये हमारे पास फॉरवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट शो करता है, फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, आगे की तरफ और ऊपर की तरफ इसमें मूवमेंट दिखाई देती है। जबकि एक्सपीरेशन के अंदर ये हमारे पास डाउनवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड और इनवर्ड हम इसके साथ मेंशन करते हैं, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, जिसकी वजह से फेफड़ों पे प्रेशर लगेगा और हवा बाहर आएगी। फिर हम लोग बात करते हैं इसमें डायाफ्राम की। तो डायाफ्राम जो है वो स्केलेटल मस्कुलर शीट होती है, ये भाई हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। इसमें जो है वो हमें कॉन्ट्रैक्शन दिखाई देगी। इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहां पर हम लोग मेंशन करते हैं कि ये लेस डूम लाइक हो जाएगी, दैट इज लेस डूम लाइक, ठीक है। लेकिन अगर एक्सपीरेशन की बात करें, तो एक्सपीरेशन के अंदर बेटे ये हमारे पास डायाफ्राम जो है वो रिलैक्सेशन शो करता है, और इसकी रिलैक्सेशन की वजह से हम इसको मोर डूम लाइक कहते हैं, दैट इज लेबल्ड एज मोर डूम लाइक, ठीक है, जिसकी वजह से लोअर एंड से प्रेशर लगाएगा। अच्छा, फिर चलते हैं हम लोग स्टर्नम पोजीशन की तरफ। तो स्टर्नम बेसिकली चेस्ट बोन को कहा जाता है, और चेस्ट बोन जो है बेटे ये हमारे पास अगर इंस्पिरेशन की बात करें तो इसमें दैट इज पुश्ड अवे फ्रॉम वर्टिब्रल कॉलम, दैट इज पुश्ड अवे फ्रॉम वर्टिब्रल कॉलम, VC का मतलब है वर्टिब्रल कॉलम, और एक्सपीरेशन के अंदर बेटे दैट कम्स बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है जी। तो ओरिजिनल पोजीशन पे ये आ जाती है। फिर अगर हम लोग बेटे इसके वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स की बात करें या थोरेसिक रीजन की, तो इंस्पिरेशन के अंदर जो होगा ये भाई हमारे पास इंक्रीज करेगा, दैट गेट्स इंक्रीज। इसी के इंक्रीज होने की वजह से हवा जो है वो अंदर की तरफ आएगी। लेकिन एक्सपीरेशन के अंदर ये हमारे पास क्या करेगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, दैट डिक्रीज, और हवा जो है वो चेस्ट कैविटी से बाहर जाएगी। अच्छा, फिर हम लोग बात करते हैं प्लूरा की। प्लूरल कैविटी एक डबल मेम्ब्रेनस लेयर होती है, ठीक है, जो कि थ्रू आउट फेफड़ों को कवर करके रखती है। इसमें जब हम लोग इंस्पिरेशन की बात करते हैं तो इसमें बेटे ये इनलार्ज्ड फॉर्म में हम लोग इसको मेंशन करते हैं, और जब भी हम एक्सपीरेशन की बात करेंगे तो इसमें हम इसको रिड्यूस्ड लिखेंगे। फिर अगर प्रेशर ऑन लंग्स की बात की जाए तो बेटा जी इंस्पिरेशन के अंदर प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज करेगा, दैट डिक्रीज्ड ऑन लंग्स, फेफड़ों के ऊपर ये जो प्रेशर होगा इंस्पिरेशन के दौरान कम हो जाएगा, जबकि एक्सपीरेशन के दौरान ये इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज्ड ऑन लंग्स, ठीक है, जिसकी वजह से हवा बाहर जाएगी। फिर हम लोग अगर एयर मूवमेंट की बात करें तो एयर मूवमेंट भाई बहुत सिंपल सा है। इंस्पिरेशन के अंदर एयर रश इनटू लंग्स, ठीक है, एयर रश्ड
इनटू लंग्स, ये भाई फेफड़ों के अंदर आएगी भागती हुई। जबकि एक्सपीरेशन की बात करें तो इसमें एयर गेट्स आउट ऑफ लंग्स, ठीक है, तो ये भाई फेफड़ों से बाहर जाएगी। अच्छा, फिर हमारे पास है लंग्स, तो लंग्स की बात करते हैं। बेटे याद रखिएगा, इंस्पिरेशन के दौरान ये हमारे पास डायलेट करेंगे या हम इनको मेंशन करते हैं एक्सपैंड करेंगे। लेकिन अगर हम लोग इसमें एक्सपिरेशन की बात करें तो इसमें भाई ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। अच्छा, इसमें जो नॉर्मल रेट होता है, नॉर्मल रेट ऑफ इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन या ब्रीदिंग, ये भाई हमारे पास 15 या 16 टू 20 टाइम्स पर मिनट लिखा जाता है। और अगर आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज के दौरान हमारे पास ये 25 से 30 टाइम्स पर मिनट भी हो सकता है। सो दैट इज द एमसीक्यू, 16 टू 20 टाइम्स, 25 से 30 टाइम्स पर मिनट के लिहाज से आपके पास एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, हमारे पास है कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। अच्छा जी, ब्रीदिंग का जो कंट्रोल है बेटे, ये हमारे पास वॉलेंट्री भी हो सकता है और इनवॉलेंट्री भी हो सकता है। इनवॉलेंट्री वो जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, वॉलेंट्री वो जो कि आप इरादतन कंट्रोल कर सकते हो। तो याद रखिएगा कि हमारे पास जो वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग होता है, ये हम लोग मेंशन करते हैं कि भाई सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, दैट इज सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है वो इसको कंट्रोल करते हैं, या इसकी जगह पे सेरिब्रल कॉर्टेक्स लिखा जाता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो कि इसका सेंटर है। लेकिन इनवॉलेंट्री की बात करें तो इनवॉलेंट्री के अंदर बेटे हम लोग यहां पर पुट करते हैं मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा, मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा। और ये मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा जो है ये आपके पास हाइंड ब्रेन का हिस्सा होता है, ठीक है जी। अच्छा, फिर हम लोग ये भी पुट कर देते हैं कि मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा जो है इसमें दोनों तरह के सेंटर होते हैं। यानी अगर हम लोग इस पे इंस्पिरेटरी की बात करें कि इंस्पिरेटरी सेंटर कौन सा होता है और एक्सपिरेटरी सेंटर कौन सा होता है, ठीक है, तो इसको आपको याद रखने की जरूरत है। इंस्पिरेटरी सेंटर जो है बेटे, ये हम लोग यहां पर पुट करते हैं कि वेंट्रल ऑफ मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा, या वेंट्रल पोजीशन जो है मेड्यूला की, वो इसका इंस्पिरेटरी सेंटर। और एक्सपिरेटरी सेंटर जो है ये आपके पास दो पोर्शन में हम मेंशन करते हैं, एक तो डॉर्सल, दूसरा भाई इसकी लेटरल। पार्ट्स ऑफ मेड्यूला जो है ना, ये इसके एक्सपिरेटरी सेंटर के तौर पर पाए जाते हैं। चलो, अब सवाल कैसे आएगा? सवाल आता है कि अगर आपके पास वॉलेंट्री कंट्रोल सेंटर की बात कर रहा है तो आपसे पूछेगा कि ड्यूरिंग फोर्स्ड ब्रीदिंग, ठीक है, आप जोर जोर से सांस ले रहे हो, फोर्स्ड ब्रीदिंग कर रहे हो, तो उसके दौरान जो है ये आपके पास सेरिब्रल हेमिस्फीयर इसको कंट्रोल करेगा। जब आप बोल रहे हो स्पीच के दौरान इसको कंट्रोल करेगा। फिर भाई आप गाना गाते हो तो उसके दौरान आप इरादतन इसको कंट्रोल करते हो, ठीक है। फिर बेटे स्नीजिंग जो है उसको हम लोग इसके साथ पुट करते हैं। फिर स्विमिंग के दौरान कुछ लोग जो है वो अपनी सांस जो है उसको रोक लेते हैं, तो वो भी आपके पास वॉलेंट्री कंट्रोल में आता है, ठीक है। इनवॉलेंट्री के अंदर हम लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास जो इंस्पिरेटरी सेंटर होता है ये बेसिकली डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन, ठीक है जी, ये आपने इसके साथ याद रखना है। अच्छा, एक्सपिरेटरी की बात करें तो ये जो है वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है टू इनहिबिट इंस्पिरेशन, ठीक है, दो काम करेगा। पहला, ये इनहिबिट करेगा इंस्पिरेशन को, दैट इनहिबिट्स इंस्पिरेशन। दूसरा बेटे ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है टू स्टिम्युलेट एक्सपीरेशन, ठीक है, ये हमारे पास एक्सपीरेशन को स्टिम्युलेट करता है। तो ये दो पॉइंट्स आपने इसके साथ याद रखने हैं कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग के लिहाज से, ठीक है जी। चलो आगे बेटे हमें इसकी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के हवाले से चीज़ें डिस्कस करनी है।
तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में आपके पास दो बेसिक गैसेस हैं जिनकी ट्रांसपोर्टेशन हम लोग डील करते हैं। एक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, ये जरूर पूछा जाता है कि भाई हीमोग्लोबिन जो है उसकी एफिनिटी किसके लिए ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा एफिनिटी जो है बेटे इसकी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, उसके बाद ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, ये तीन गैसेज हैं वो आपने याद रखनी है। हाँ, अगर हम लोग यहाँ पर ये डील करें कि कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीजन के लिहाज से कितने टाइम जो है वो ज्यादा होती है, तो हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं 249 टाइम्स। ठीक है, ज्यादा एफिनिटी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हीमोग्लोबिन की। ठीक है, अच्छा, इसमें यह भी याद रखना कि ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड हेड पे या हीम पोर्शन पे अटैच होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड टेल पे अटैच होती है। चलो, अगर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन किस तरह से होती है बेटे, तो याद रखना कि ये हमारे पास दो तरीकों से, या तो ये डायरेक्टली आरबीसी के साथ अटैच होगी, ठीक है, और ये केमिकल यूनियन होता है, या ये आपके पास जो है वो ब्लड प्लाज्मा के साथ अटैच होगी जो कि सिंपल डिसॉल्व होना होता है। ठीक है, अच्छा, जो आपके पास आरबीसी के साथ अटैचमेंट होती है ना, ये 97 से 98% तक ऑक्सीजन इसके थ्रू ट्रेवल करती है, लेकिन जो डिसॉल्व फॉर्म में होती है ये 2 से 3% जो है वो इस फॉर्म में होती है, ये याद रखिएगा। और बेटे इसी वजह से ब्राइट रेड कलर भी आता है। जैसे अगर मैं कहूं कि हीमोग्लोबिन जो है ये हमारे पास 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अटैच करती है, तो इसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो हम मेंशन करते हैं जो कि ब्राइट रेड कलर रखता है, दैट हैज ब्राइट रेड कलर। ठीक है, और यही हम लोगों ने यहां पर शो भी किया हुआ। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि ऑक्सीजन जो होती है वो हमेशा बेटे ये लंग्स में एल्वियोलाई के लेवल के ऊपर, जैसे हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, ठीक है, ये भाई यहाँ पर इसके साथ जो है वो ट्रेवल होगी और प्रेशर के साथ अटैच होगी। प्रेशर जो है उसमें हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर की बात करते हैं, उस एक्सटर्नल प्रेशर की बेस के ऊपर इसने अटैच होना है। ठीक है, और इसमें हम ये वैल्यू पुट करते हैं कि हमारे पास जो 100 ml ऑफ ब्लड होता है वो 20 ml ऑक्सीजन कैरी करता है पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, 20 ml ऑक्सीजन कैरी कर रहा होता है, तो ये आपने इसके साथ याद रखना है। और एल्वियोलाई के लेवल के ऊपर इसकी लोडिंग होती है। लोडिंग से मुराद ये है कि ये हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होगी। उसके बाद बेटे इसने ट्रेवल करना है, यहाँ पर ये देखो, ये हमारे पास रेड कलर जो है ये इस चीज को शो कर रहा है कि आपके पास ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, या आर्टीरियल ब्लड के तौर पर हम इसको लेंगे। चलो यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, दैट इज आर्टीरियल ब्लड। ठीक है, आर्टीरियल ब्लड बोलते हैं जिसके पास ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। और ये बात बेटे याद रखिएगा कि कुछ हमारे पास ऐसी आर्टरीज होती हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, ऑक्सीजन कम होती है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर पुट करते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी वो है जिसके पास ऑक्सीजन कम होगी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी प्लस इसके साथ साथ अम्बिलाइकल आर्टरी, ये दो आर्टरीज वो हैं जिनके पास बेटे ऑक्सीजन जो है वो कम होती है। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इनमें हमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नजर आता है। ठीक है, तो दैट कैन बी द क्वेश्चन। अच्छा, जो आर्टीरियल ब्लड होता है इसमें भाई हमारे पास अगर हम लोग बात करें कि ये ऑक्सीजन ज़्यादा कैरी कर रहा होता है, तो बिल्कुल ऑक्सीजन ज़्यादा कैरी करता है। ठीक है, और कितनी कैरी करता है याद रखना, यहाँ पर एक वैल्यू आती है दैट इज 19.6 ml जो है वो ऑक्सीजनेटेड के अंदर आपको ये नज़र आएगी ऑक्सीजन। ठीक है, अच्छा, फिर बेटे हम लोग बात करते हैं कि ये ब्लड आ जाता है टिश्यू लेवल के ऊपर। यहाँ पर हमने बना लिया ये टिश्यू लेवल, लेट से ये सेल्स हैं, ठीक है, जहाँ पे आपके पास
ये ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होके इसमें आएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेटे ये यहाँ से हम ऐड करेंगे ब्लड के अंदर। ठीक है जी। तो ये आपके पास कुछ चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं। ये भैया आ गया टिश्यू लेवल। ठीक है, चलो ये आपके पास इस पे एक्सचेंज करेगा, वापस जो ब्लड यहां से जाएगा इसको हम लोग बोलते हैं वीनस ब्लड, दैट इज लेबल्ड एज वीनस ब्लड। वीनस ब्लड उसको कहा जाता है जिसपे ऑक्सीजन जो है वो कम होती है। ठीक है, और कितनी होती है ऑक्सीजन, ये याद रखना कि इसमें हम लोग मेंशन करते हैं देयर इज 14.4 ml ऑक्सीजन जो है वो नजर आती है। तो डिफरेंस कितने का आया इसमें, याद रखिएगा बेटे कि हमारे पास जो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, इसमें एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कितना हो रहा है, तो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन बेटे हमारे पास 5 ml के करीब होता है। सो दैट कैन बी द एमसीक्यूज, इसको याद रखना। अच्छा, अब वीनस ब्लड के अंदर कौन सी गैस ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। ठीक है, अच्छा अब कार्बन डाइऑक्साइड को देखना है, और हमने ये देखना है कि कौन सी ऐसी वेन्स होती हैं जिनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो बेटे याद रखिएगा, एक तो पल्मोनरी वेन दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दूसरा हमारे पास अम्बलाइकल वेन। तो पल्मोनरी और अम्बलाइकल वेन जो हैं ये दो आपके पास वो हैं जिनमें बेटे ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिखाई देता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने इन दोनों के अंदर आर्टीरियल ब्लड और वीनस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करनी है। तो बेटा जी कार्बन डाइऑक्साइड जो है अगर आर्टीरियल ब्लड की बात करें तो इसमें 50 ml कार्बन डाइऑक्साइड होती है पर 100 ml ब्लड। ठीक है, जबकि वीनस ब्लड के अंदर 54 ml कार्बन डाइऑक्साइड होती है पर 100 ml ब्लड। तो अब यहां पर अगर सवाल आए कि भाई इसमें एक्सचेंज कितना हुआ फिर कार्बन डाइऑक्साइड का, तो एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेटे दैट इज 4 ml। तो 4 ml का एक्सचेंज होता है। तो ये दो एमसीक्यूज आप लोगों ने याद रखने हैं, इसके हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट है। चलो अब जरा इसको डील कर लेते हैं। यहां से कार्बन डाइऑक्साइड है, उसने ट्रेवल करना है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू आउट बेटे आपके पास यहाँ पे ट्रेवल हो रही होगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो कैसे होती है, बेटा जी याद रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी ट्रांसपोर्टेशन मेनली 3 तरह से होती है। पहला, हमारे पास इसमें ये बाइकार्बोनेट के तौर पर ट्रेवल हो सकती है, और बाइकार्बोनेट पे हम मेंशन करते हैं कि ये 70% होती है। ठीक है, ये कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ये ट्रेवल होती है, और वो 20% होती है। ठीक है, कुछ बुक्स में 23% भी लिखा जाता है, तो दोनों हम पुट कर लेते हैं। फिर बेटे ये हमारे पास सिंपल प्लाज्मा प्रोटीन के थ्रू भी ट्रेवल होती है, और प्लाज्मा प्रोटीन के थ्रू जो है ये कितनी होगी, ये बेटे कुछ बुक्स में 7% है और कुछ के अंदर 10%। तो दीज आर द MCQs 70%, और ये किस किस तरह से ट्रेवल होती है। ओके, तो अब हमने याद रखना है कि ये आपके पास टिश्यू लेवल के ऊपर क्या होता है। टिश्यू लेवल के ऊपर बेटे लेट्स से हम ये कहते हैं कि हमारे पास दैट इज एन RBC। ठीक हो गया। अब इस RBC में ये टिश्यू लेवल के ऊपर हम लोग देख रहे हैं, टिश्यू लेवल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस पे एंटर होगी। लेट्स से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसमें एंटर होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ये आपके पास या तो हीमोग्लोबिन के साथ डायरेक्टली अटैच होगी जो कि 23% फॉर्म में है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, या बेटे ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसमें ऐड होती है और इसके साथ मिलता है वाटर, और ये बनती है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। फिर बेटे ये आपके पास रिवर्सिबल में प्रोटॉन प्लस HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट आयन बनता है। ठीक है, अच्छा अब ये बाइकार्बोनेट आयन बेटे इससे बाहर जाता है, ठीक है, प्लाज्मा में, और प्लाज्मा से क्लोराइड आयन जो है वो इसके अंदर आता है।
इसको हम लोग ऐड करते हैं फॉर हेम्सबर्गर फिनोमेना, दैट इज लेबल्ड एज हेम्सबर्गर फिनोमेना, या बेटे इसको हम लोग बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट, हेम्सबर्गर फिनोमेना या क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है। तो ये इसके साथ आपने याद रखना। अच्छा, अब इसमें ये जो प्रोटॉन होते हैं ये क्या करते हैं, ये प्रोटॉन अटैच होते हैं हीमोग्लोबिन के साथ प्लस Hb। तो ये बेटे एसिडिक हीमोग्लोबिन जो है वो बनती है। जब एसिडिक हीमोग्लोबिन बनेगी तो इस हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की रिलीज जो है वो ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन जो है वो बाहर आना शुरू हो जाएगी। तो ये बेटे आपके पास कुछ चीजें हमने याद रखनी है। अच्छा, अब ये जो बाइकार्बोनेट बाहर आता है, लेट से HCO3 माइनस, ये किसके साथ अटैच होता है, तो मोस्टली इसकी अटैचमेंट होती है सोडियम के साथ, और ये बेटे सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म के अंदर ट्रेवल करता है। इसका बिल्कुल रिवर्सल हमें दिखाई देता है एल्वियोलाई के ऊपर, जिसमें बाइकार्बोनेट अंदर चला जाएगा, क्लोराइड बाहर आ जाएगा। ठीक है बेटे, तो ये आप लोगों ने इसके हवाले से याद रखना है कि ये कौन कौन सी चीजें जो हैं वो इसमें पूछी जा सकती हैं। अच्छा, हो गया। अब आपने कुछ फैक्टर्स याद रखने हैं। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तीन हम मेन चीज़ों को डील करेंगे। एक बेटे हमने इस पे फैक्टर्स को ऐड करना है, दूसरा हम इस पे देखेंगे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, और तीसरा ऑक्सीजन रिलीज। ठीक है। अच्छा, पहला फैक्टर जिसको हम लोग डील करेंगे वो है बेटे कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ाएं तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है बेटे, कम होना शुरू हो जाती है, और ऑक्सीजन रिलीज जो है ये आपके पास ज़्यादा दिखाई देगी। ठीक है, सो ये आपने इसके साथ याद रखना है। चलो, अगर हम लोग इसमें टेम्परेचर को बढ़ाएं, टेम्परेचर को बढ़ाएं तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी बेटे, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हमारे पास कम हो जाएगी और ऑक्सीजन रिलीज जो है ये ज़्यादा होगा। फिर अगर हम लोग इसमें पीएच की बात करें तो पीएच बेटे बढ़ाने से क्या होगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो हमारे पास यहाँ पे बढ़ेगी और ऑक्सीजन रिलीज जो है वो कम होगा। फिर हमारे पास यहाँ पर प्रोटॉन कंसंट्रेशन की बात करता है कि प्रोटॉन कंसंट्रेशन अगर हम लोग बढ़ाएं तो उससे क्या होगा, प्रोटॉन कंसंट्रेशन बढ़ाने से बेटे आपके पास ये जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है दैट इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड और ऑक्सीजन रिलीज जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। फिर हम लोग बात करते हैं इसमें प्रेशर की, एक्सटर्नल प्रेशर। अगर बेटे हम प्रेशर जो है उसको इंक्रीज करें तो उसके इंक्रीज करने से क्या होगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ेगी और ऑक्सीजन रिलीज जो है बेटे ये हमारे पास कम होगा। तो ये इसके फैक्टर्स हैं जिसको हमने याद रखना है, जिसके हवाले से क्वेश्चन आएगा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी और ऑक्सीजन रिलीज के हवाले से। चलो आगे चलते हैं। फिर बेटे हमारे पास आ जाते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। अब रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स मल्टीपल हैं, पूरे के पूरे किंगडम एनिमेलिया के अंदर ना आपको ये डिफरेंट दिखाई देंगे। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने इसमें जिन चीज़ों को डील करना है वो दो हैं मेनली। एक है जी आपके पास हीमोग्लोबिन, दूसरा है बेटे हमारे पास मायोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है इसको कहा जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टर ऑफ गैसेस। ठीक है जी। और अगर हम लोग बात करें मायोग्लोबिन की तो मायोग्लोबिन जो है ये हमारे पास स्टोरेज करवाता है, इसको स्टोरेज प्रोटीन कहते हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, चलो लोकेशन की बात करते हैं। हमारे पास बेटे जो हीमोग्लोबिन होती है दैट इज फाउंड इन आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो है वो हमें दिखाई देती है। और मायोग्लोबिन की बात करें तो दैट इज फाउंड इन मसल्स। ठीक है, और किन मसल्स के अंदर, दैट इज फाउंड इन रेड मसल्स। पॉलीपेप्टाइड चेन की बात करते हैं तो पॉलीपेप्टाइड चेन बेटे हीमोग्लोबिन के अंदर होती हैं 4 और मायोग्लोबिन के अंदर होती है 1। ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चरल लेवल की बात करें तो हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है बेटे दैट इज क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर,
और जो मायोग्लोबिन होता है बेटे, इसको हम लोग मेंशन करते हैं दैट हैज टर्शरी स्ट्रक्चर, इसके पास टर्शरी स्ट्रक्चर होगा। अमाइनो एसिड्स की बात करें तो जो हीमोग्लोबिन होती है उसमें 574 अमाइनो एसिड्स बेटे मौजूद होते हैं और मायोग्लोबिन के अंदर 153 अमाइनो एसिड जो है वो हमें नजर आएंगे। ऑक्सीजन की बात करें तो ये बेटे 8 ऑक्सीजन एटम्स या आपके पास 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करेगा और मायोग्लोबिन जो है ये 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या 2 ऑक्सीजन एटम्स जो हैं उनको स्टोर करेगा। एफिनिटी की बात करें तो एफिनिटी बेटे हमारे पास हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए जो एफिनिटी होती है वो कम होती है और मायोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा होती है। टाइप्स की बात करें तो बेटे हमारे पास हीमोग्लोबिन के अंदर डिफरेंट टाइप्स नजर आएंगे। हीमोग्लोबिन ए है, इसमें हीमोग्लोबिन बी होती है, इसमें फीटल हीमोग्लोबिन होती है या हीमोग्लोबिन एफ भी कहते हैं। जबकि जो मायोग्लोबिन है दैट इज ऑफ सिंगल टाइप, ये हमें एक ही टाइप की जो है वो दिखाई देती है। फंक्शंस की बात करें बेटा तो जो हीमोग्लोबिन होती है ये हमारे पास ट्रांसपोर्टर है ना, तो बड़ा सिंपल है, ये क्या करती है लंग्स से ऑक्सीजन जो है वो कैरी करती है टूवर्ड बॉडी, ठीक है, और बॉडी से फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के लेवल के ऊपर रिलीज कर देती है। जबकि मायोग्लोबिन क्या करता है, ये ऑक्सीजन स्टोरिंग प्रोटीन के तौर पर एक्ट करती है, दैट इज ऑक्सीजन स्टोरिंग प्रोटीन। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा कि कुछ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हमारे पास इसके अलावा भी होते हैं। जैसे आपको एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट दिखाई देगा दैट इज हीमोसायानिन। ये हीमोसायानिन जो है ये भाई ब्लू कलर रखता है, मोलस्का के अंदर आपको नजर आएगा ब्लू कलर जो है इसका ब्लड का होता है। फिर हमारे पास आ जाता है दैट इज हीमोएरिथ्रिन। ये जो हीमोएरिथ्रिन है बेटे ये आपके पास रेड कलर का पिगमेंट जो है वो कैरी करता है, या हम इसको वॉयलेट भी मेंशन करते हैं दैट इज वॉयलेट कलर, ठीक है। फिर क्लोरोक्रोइन होता है एक, दैट इज बेटे क्लोरोक्रोइन। ये जो क्लोरोक्रोइन होता है इन लीड्स के अंदर पाया जाता है एंड दैट गिव्स ग्रीन कलर, ठीक है। तो पिगमेंट के लिहाज से ग्रीन कलर जो है वो इसमें बेटे हमें दिखाई देता। चलो अब हम लोगों ने डील करना है लंग्स कैपेसिटी को। अच्छा बेटे, जो लंग्स कैपेसिटीज होती हैं ये हमारे पास इसमें कुछ वैल्यूज आपने याद रखनी है। पहला कि लंग्स कैपेसिटीज को हम लोग मैयर कैसे करते हैं। लंग्स कैपेसिटी को बेटे मैयर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट जिसको लेबल करते हैं स्पायरोमीटर, ठीक है जी। ये हमारे पास स्पायरोमीटर होता है और इसकी जो स्टडी होती है बेटे इसको हम लोग लेबल करते हैं स्पायरोमीट्री, ठीक है जी, दैट इज स्पायरोमीट्री। अब हमारे पास जो टोटल लंग्स की कैपेसिटी होती है जिसको रेस्पिरेटरी वॉल्यूम या हम लोग पल्मोनरी वॉल्यूम भी कहते हैं, ठीक है। दो वैल्यूज याद रखनी है, एक इसको रेस्पिरेटरी वॉल्यूम या इसको बेटे पल्मोनरी वॉल्यूम कहते हैं, दैट इज पल्मोनरी वॉल्यूम। कितना होता है भाई, ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम या पल्मोनरी वॉल्यूम की वैल्यू याद रखना बेटे, हमारे पास 5000 ml या 6000 ml दोनों ही सही हैं, ठीक है। ये इसकी आपके पास टोटल लंग्स कैपेसिटी के अंदर जो है वो हम इसको पुट करते हैं, दैट इज ओवर हियर टोटल लंग्स कैपेसिटी, ओके। अच्छा, फिर कुछ हिस्सा ऐसा होता है इसका जो कि हम लोग सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। और ये देखो ये आपके पास इतना यहाँ पर शो किया गया और इसमें 500 ml जो है वो गैस या ½ लीटर हम इसको बोलते हैं, ये एक्सचेंज होती है, दैट इज द टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मली जब आप रेस्ट कंडीशन में बैठे होते हो तो तब बेटे ये एक्सचेंज हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास एक आ जाती है दैट इज वाइटल कैपेसिटी। तो ये आपने याद रखना है, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं कि वाइटल कैपेसिटी क्या है। बच्चों जी, ये जो वाइटल कैपेसिटी होती है ये हमारे पास देखो 3 चीजें इसमें आ जाएंगी। कौन कौन सी?
एक इसमें आ जाएगा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये वो वाला वॉल्यूम है कि आप जितना मर्जी एक्स्ट्रा सांस लगाओ और इसको बॉडी के अंदर मुकम्मल तौर पर इनहेलेशन करो। इसकी जो वैल्यू होती है बेटे, ये ऑलमोस्ट 2000 ml के करीब हवा जो है ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में आती है। ठीक है, फिर हमारे पास इसी में ऐड होता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का बेटे मैंने बताया कि ये 500 ml जो है ये हवा नॉर्मली एक्सचेंज हो रही होती है, और इसके साथ बेटे ऐड होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है ये हमारे पास वो वाला वॉल्यूम है कि आप फुली आपको एक्सहेल करना पड़ेगा, और ये तकरीबन 1200 से 1500 ml के दरमियान होता है। ठीक है, ये है वाइटल कैपेसिटी। और वाइटल कैपेसिटी के बाद हम लोग बात करेंगे रिजर्व वॉल्यूम की। व्हाट इज रिजर्व वॉल्यूम? बच्चों, जो रिजर्व वॉल्यूम होता है ये हमारे पास वो वाला वॉल्यूम है जो कि फेफड़ों के अंदर रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग रेजिडुअल वॉल्यूम भी कहते हैं, एंड दैट एक्चुअली प्रिवेंट लंग्स फ्रॉम कोलैप्स। दैट प्रिवेंट लंग्स फ्रॉम कोलैप्स होने से बचाता है उनको, उसी तरह से जो है वो ओपन रखेगा। और बेटे इसकी जो वैल्यू होती है वो आप लोगों ने याद रखनी है कि ये हमारे पास 1000 ml से लेकर 1500 ml तक जो है बेटे वो पाई जाती है। ठीक है जी, ये बेटे हमारे पास लंग्स कैपेसिटीज। अच्छा, अब एक और चीज इसमें ऐड करेंगे हम, वो ये कि हमारे पास इनहेल्ड और एक्सहेल्ड एयर का क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, जो इनहेल्ड एयर होती है उसके अंदर हम कौन कौन से फैक्टर्स को डील करते हैं, और एक्सहेल्ड एयर के अंदर हमने कौन कौन से फैक्टर्स को डील करना है। चलो, सबसे पहले हम लोग बेटे यहां पर बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन इनहेल्ड एयर के अंदर होती है 21% और एक्सहेल्ड एयर के अंदर होती है 16%। फिर बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो इनहेल्ड एयर के अंदर ये होती है 0.04% और एक्सहेल्ड के अंदर होगी 4%। नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन जो है वो इनहेल्ड एयर के अंदर बेटे हमें दिखाई देती है 79% और एक्सहेल में भी 79%। और फिर हमारे पास आ जाते हैं वाटर वेपर्स। ये बेटे जो वाटर वेपर्स होते हैं इनहेल्ड एयर के अंदर दे आर वेरिएबल, और डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कितनी कंसंट्रेशन है। और एक्सहेल्ड एयर के अंदर हमेशा बेटे ये हमारे पास सैचुरेटेड फॉर्म के अंदर मौजूद होंगे। तो अब यहाँ पर सवाल कैसे आता है कि एक्सहेल्ड एयर में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कितने टाइम्स ज़्यादा होती है। तो बेटे हम यहाँ पर पुट करते हैं 100 टाइम्स ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू इनहेल्ड एयर। ठीक है, और नाइट्रोजन का क्या काम होता है? दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द पार्शियल प्रेशर। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस को मेंटेन करती है। फिर कितना डिफरेंस हमें दिखाई देता है इनहेल्ड और एक्सहेल्ड एयर के अंदर ऑक्सीजन का? तो बेटे ये हमारे पास आ जाता है दैट इज 5%। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस इनहेल्ड एक्सहेल्ड एयर से भी पूछे जाते हैं। लंग्स कैपेसिटीज, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन क्या होती है, एंड व्हाट इज द एयर पैसेज वे। ये बच्चों हमारे पास था कंप्लीट गैसियस एक्सचेंज इन अ वन शॉट लेक्चर।